वेलकम टू इंश्योरेंस विजडम चैनल। मैं हूं सुरभि बंदोपाध्याय। हम पढ़ रहे हैं IC 72 मोटर इंश्योरेंस चैप्टर 8 दैट इज़ थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक्स उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का कंटिन्यूएशन ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे IC सेक्शन 163A, सेक्शन 163B, सेक्शन 161 दैट इज़ हीट एंड रन मोटर एक्सीडेंट और सोलाशियम फंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 163A। देखिए क्या बोला गया है कि सेक्शन 163A contains special provisions as to payment of compensation on structured formula basis। बेसिकली इस सेक्शन 163A में भी अगर कोई विक्टिम नो फॉल्ट बेसिस पर क्लेम करता है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि नो फॉल्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ किसी का फॉल्ट या नेग्लिजेंस प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे नो फॉल्ट बेसिस कहते हैं। तो उसी नो फॉल्ट बेसिस पर अगर कोई विक्टिम क्लेम करता है तो वो सेक्शन 140 के अंडर क्लेम कर सकता है या फिर वो सेक्शन 163A के अंडर भी क्लेम कर सकता है। अब सेक्शन 163A में क्या है, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। यहाँ एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेसिस पर पेमेंट होता है। ठीक है, इन केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स ए टेबल ऑफ compensation is provided showing the amounts payable depending on the age of the victim and the multiplier applicable। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने जाना कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे विक्टिम का एज और दूसरे अलग अलग क्या क्या उनका सर्कमस्टेंसेस है, इसके बेसिस पर एक मल्टीप्लायर फिक्स किया जाता है और उसी मल्टीप्लायर के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है कि उसे कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। Okay, in case of fatal accident, the claim is reduced by 1/3 in consideration of the expenses which the victim would have incurred towards maintaining himself if he had been alive। तो क्या होता है कि अगर विक्टिम का डेथ हो गया है तो उसमें जो क्लेम सैंक्शन होता है उससे 1/3 रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर वो खुद जिंदा रहता तो उसका खुद के मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा होता, तो अगर वो जिंदा नहीं है तो वो खर्चा भी नहीं है, तो इसके लिए 1/3 पोर्शन रिडक्शन हो जाता है। अंडर द शेड्यूल ऑफ फॉर फैटल एक्सीडेंट केसेस मिनिमम कॉम्पेंसेशन इज करेंटली ₹50,000। ओके, नेक्स्ट है द जनरल डैमेजेस आर ऑल्सो पेएबल अंडर सेक्शन 163A। अब हम देखेंगे कि जनरल डैमेजेस का क्या मतलब है। जनरल डैमेजेस ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेएबल इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ होती है तो कौन कौन से जनरल डैमेजेस पेएबल होता है, क्या क्या होता है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ कंसोर्टियम इफ बेनिफिशियरी इज द स्पाउस। तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को लॉस होता है, या फिर अगर वाइफ का डेथ होता है तो हस्बैंड का लॉस होता है, तो उनका जो रिलेशनशिप था वो ब्रेक हो गया, उस लॉस के लिए भी पेमेंट होता है। लॉस ऑफ एस्टेट, मेडिकल एक्सपेंस that is actual expense incurred before death supported by the bills and vouchers not exceeding specified amount। हो सकता है कि विक्टिम की स्पॉट डेथ ना हुई हो, डेथ के पहले उसका ट्रीटमेंट हुआ हो, और तो उस ट्रीटमेंट में बिल के जो अकॉर्डिंग जो अमाउंट होगा वो भी जनरल डैमेज के अंडर पेमेंट किया जाता है। ओके, अब देख जनरल डैमेजेस फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट पेएबल इन केस ऑफ इंजुरीज एंड डिसेबिलिटी। मतलब मान लीजिए किसी की डेथ नहीं हुई एक्सीडेंट में, लेकिन उसे इंजुरी हुई या और उसका कोई भी डिसेबिलिटी हो गई, तो उस सिचुएशन में किस तरह की जनरल डैमेजेस पेएबल होते हैं। पेन एंड सफरिंग फॉर ग्रीवियस एंड नॉन ग्रीवियस इंजुरी, मेडिकल एक्सपेंस सपोर्टेड बाय बिल एंड वाउचर्स नॉट एक्सीडिंग एज वन टाइम पेमेंट स्पेसिफाइड अमाउंट। मतलब ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा हुआ उसका भी पेएबल, वो भी पेएबल है, और उस समय जो उससे पेन और सफरिंग्स हुई उसके लिए भी एक पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसेबिलिटी इन नॉन फैटल एक्सीडेंट्स। देखिए क्या बोल रहा है। तो इस केस में किस तरह की जनरल डैमेजेस पेएबल है। मान लीजिए एक्सीडेंट में किसी की डेथ नहीं हुई लेकिन उसकी डिसेबिलिटी हो गई,
compensation for loss of income in case if any for actual period of disablement not exceeding 52 weeks, मतलब मैक्सिमम 52 वीक्स तक का कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है। हो सकता है एक्सीडेंट के बाद वो काम ही नहीं कर पा रहा हो, उस डिसेबिलिटी की वजह से उसका लॉस ऑफ इनकम भी हो रहा हो, तो उस पीरियड के लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पीरियड 52 वीक्स होगा। प्लस क्या बोल रहा है, आइदर ऑफ द फॉलोइंग भी मिलेगा क्या, इसके साथ नीचे दिया गया जो चीज़ है वो भी मिलेगा। क्या है, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ टोटल डिसेबलमेंट द अमाउंट पेएबल शैल बी अराइव्ड एट बाय मल्टीप्लाइंग द एनुअल लॉस ऑफ इनकम by multiplier applicable to the age on the death of determining the compensation। मतलब ये सब पहले से फिक्स्ड होता है और ये कोर्ट का जजमेंट का अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए किसी का टोटल डिसेबलमेंट हो गया, तब देखा जाएगा कि इस वजह से उसका एनुअल लॉस ऑफ इनकम कितना हुआ है। जो इनकम वो पहले कमाता था, अब डिसेबिलिटी की वजह से वो कमा नहीं पाएगा, उस एनुअल लॉस को उसकी एज के एप्लीकेबल मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जो अमाउंट आएगा वही उसे कॉम्पेंसेशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। या फिर इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, हो सकता है कि डिसेबिलिटी पार्शियल हो लेकिन वो परमानेंट हो। ठीक है, पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है लेकिन डिसेबिलिटी पार्शियल डिसेबिलिटी हुआ है। सच परसेंटेज ऑफ कॉम्पेंसेशन व्हिच वुड हैव बीन पेएबल इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मतलब अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है तो उसमें इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट सच परसेंटेज ऑफ कॉम्पेंसेशन व्हिच वुड हैव बीन पेएबल इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मतलब उस कॉम्पेंसेशन का एक परसेंटेज दिया जाएगा। टोटल परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में जो अमाउंट अवार्ड जो होता है उसका एक परसेंटेज दिया जाता है इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 163B। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन अंडर सेक्शन 140 एंड सेक्शन 163A शैल फाइल क्लेम अंडर आइदर ऑफ द सेक्शन एंड नॉट अंडर बोथ। मतलब अगर किसी को कोई भी लॉस हुआ है, जो लॉस नो फॉल्ट बेसिस पर क्लेम वो कर रहा है, तो वो सेक्शन 140 या सेक्शन 160A में किसी एक के अंडर क्लेम कर सकता है। दोनों सेक्शन के अंडर एक साथ में क्लेम नहीं वो कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 161 दैट इज हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। मतलब बहुत बार क्या होता है कि रोड पर कोई व्हीकल किसी को हिट करके वहाँ से भाग गया, अब विक्टिम उस व्हीकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त या तो व्हीकल को पकड़ा नहीं जा सका या वहाँ पे कोई भी विटनेस भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो व्हीकल हिट करके निकल गया। अगर व्हीकल को आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सके तो उस व्हीकल का ओनर कौन है या उसका इंश्योरर कौन है कुछ भी पता नहीं चलेगा विक्टिम को। तो इसी सिचुएशन के लिए सेक्शन 161 लाया गया है। इफ एन एक्सीडेंट इज कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ अ मोटर व्हीकल बट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोटर व्हीकल कैन नॉट बी पॉसिबल, then the victim has no recourse to any legal remedies. He cannot proceed against either owner of the vehicle or insurance company which had insured the vehicle। मतलब व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई है तो व्हीकल का ओनर कौन है या फिर इंश्योरर कौन है कुछ भी पता नहीं है। तो इस सेक्शन के इसी टाइम के लिए क्या होगा, विक्टिम को हेल्प करने के लिए सेक्शन 161 लाया गया है। दिस सेक्शन proposes to provide for payment of compensation as follows in respect of death of any person resulting from hit and run motor accident now a fixed sum of ₹50,000। अगर हिट एंड रन केस में किसी थर्ड पार्टी का डेथ हो जाता है तो उसको 50,000 मिलेगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट नाउ अ फिक्स सम ऑफ 25,000। तो अगर किसी का डेथ ना हो लेकिन उसका ग्रीवियस इंजुरी हो जाए तो उसको 25,000 मिलेगा। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज ग्रीवियस हार्ट, देख लेते हैं। एनी हार्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सीवियर बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो ऑर्डिनरी परसूट्स। मतलब ऐसी इंजुरी जो लाइफ को डेंजर में डाल दे, या जिसकी वजह से विक्टिम कम से कम 20 दिन तक सीवियर बॉडीली पेन में हो और वो अपना जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो फॉलो नहीं कर पाए, उसे हम ग्रीवियस हार्ट बोलेंगे। ठीक है। फॉलोइंग काइंड ऑफ हार्ट्स आर डिजिग्नेटेड एज ग्रीवियस। एमास्कुलेशन मतलब किसी पर्सन वो इनएक्टिव हो गया हार्ट की वजह से। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, मतलब किसी भी एक आँख की परमानेंट विजन चली जाना। नेक्स्ट है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, किसी भी एक कान की परमानेंट सुनने की शक्ति चली जाना। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, मतलब बॉडी का कोई भी मेंबर या फिर जॉइंट खराब हो जाना, ठीक है, बेकार हो जाना। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, उसका टोटली कोई भी जॉइंट या फिर बॉडी जॉइंट या फिर कोई भी बॉडी पार्ट का पावर पूरा ख़त्म हो जाना। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, ओके। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, ये सब हम ग्रीवियस इंजुरीज को मान लेंगे। नेक्स्ट है सोलाशियम फंड। The compensation or solatium under section 161 is payable out of a solatium fund, a fund raised by central and state government and general insurance industry. Okay, तो सेक्शन 161 में हमने क्या पढ़ा अभी हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट केस। तो कोई मोटर व्हीकल जो हिट करके भाग गया जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो कौन सा ओनर है उसका या फिर कौन सा इंश्योरर है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उस केस में विक्टिम को क्लेम कौन देगा? थर्ड पार्टी जो जिसका लॉस हुआ है उसको क्लेम कौन देगा? क्योंकि उसका तो ना तो उसका ओनर को पहचाना गया ना तो उसको इंश्योरर को पहचाना गया। तो इसीलिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 30% का, एंड जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कंपनसेशन रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है 70% का। ये कंट्रीब्यूशन लेके एक तो फंड रेज किया जाता है जिसको बोला जाता है सोलाशियम फंड, और ये फंड तभी काम आता है जब हिट एंड रन का कोई भी केस आ जाए सामने, ठीक है। तो सोलाशियम फंड से उन विक्टिम को पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन वो बहुत ही क्लियर से समझ आए हो। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो कॉलीग्स हैं जो भी ये सब एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा रहा हो। और इंश्योरेंस विजडम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि IC 72 का नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो तो आता ही रहेगा, और उसके साथ में बाकी सारे जो IC चैप्टर्स है जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी सभी का वीडियो धीरे धीरे इस चैनल में आता रहेगा। तो थैंक यू।